नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज 2 अगस्त की करंट अफेयर्स को एनालिसिस करते हैं और आपको पता है कि यहाँ पे जो दी हिंदू होता है उसको एनालिसिस किया जाता है। तो अगले 20 मिनट में जितनी भी खबरें इंपॉर्टेंट हैं सबको डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक। एक खबर है रोज़वुड ट्री की। रोज़वुड ट्री क्या होता है इससे बात करना है। एक है रेमन मैग्सेसे अवार्ड की है, एक इंडिया चाइना की है, एक जम्मू कश्मीर से संबंधित एक केस है और एक किलर व्हेल्स है और कुछ छोटी छोटी खबर है, ठीक। रोज़वुड ट्री क्या है? देखिए, रोज़वुड ट्री समझ लिया। रोज़वुड ट्री एक प्रकार का शीशम की प्रजाति होती है, ठीक है ना। जो शीशम वृक्ष होता है उसकी एक प्रजाति है, ठीक है ना। उसका एक नाम है, अभी बताते हैं हुआ क्या। तो जो रोज़वुड ट्री है ये दक्षिण भारत में पाया जाता है, उत्तर भारत में पाया जाता है और मध्य भारत, हर जगह पाया जाता है। लेकिन इसकी एक प्रजाति है, उसका नाम है डालबेजिया लैटिफोलिया। डालबेजिया लैटिफोलिया ये जो प्रजाति है ये मेनली दक्षिण भारत में पाई जाती है। और दक्षिण भारत में भी कहाँ पर? आपका केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ और कर्नाटक जो राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। यानी कि नीलगिरी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। अभी जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि जो तमिलनाडु में डालबेजिया लैटिफोलिया जो कि शीशम की एक प्रजाति है उसकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट देखने के पीछे कारण ये है कि वहाँ पे 99 का एक कानून था राज्य का, वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 99 का कानून था लेकिन उसको अपडेट किया जाना था, तो अपडेट समय पे नहीं किया है, तो उसकी इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, कटाई हो रही है पेड़ों की धुआंधार तरीके से। तो काफ़ी संख्या में गिरावट आई है। तो ये अपने आप में संकट की बात है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए, जो शीशम होता है, ठीक है, शीशम होता है, शीशम का प्रयोग क्या होता है? शीशम का प्रयोग होता है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये शायद आपने पहली बार फैक्ट सुना हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सर कैसे होगा? यानी कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है। देखिए, पर्यावरण में हमारे 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, लेकिन ठीक है। और नाइट्रोजन का प्रयोग क्या होता है? पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास करते हैं उसके माध्यम से। लेकिन नाइट्रोजन को सीधे पौधे प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उसको फिक्सेशन करते हैं और उसको नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं। और जब नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं तो उसका प्रयोग वो कर पाते हैं। और नाइट्रेट के रूप में बदलने के लिए क्या होता है, उसमें प्रोसेस होती है पौधों में, ठीक है। पौधों में हर एक पौधों में नहीं होती है, कई सारे होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन से मृदा की उत्पादकता है, उर्वरकता है, वो बढ़ती है। पहला, इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं घरों में आपके, ठीक है। आपके गिटार वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। कार्बन सिंक होता है। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट में CO2 है उस CO2 को पेड़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रखते हैं। यानी कि पर्यावरण की जो CO2 है उस CO2 को अपना यूज कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं और मोटे ताजे पेड़ हो जाते हैं। यानी कि पेड़ खूब फैला हुआ है, बड़ा है, मोटा ताजा है। इसका मतलब क्या, आपको देखना चाहिए कि ये कार्बन है, कार्बन को ये एब्जॉर्ब किए बैठा है, ठीक है। ये कीस्टोन प्रजाति का भी काम करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में इनका अहम योगदान होता है, इसलिए कीस्टोन प्रजाति भी होती है। तो इसकी महत्व देखना, याद रखना। IUCN की स्टेटस क्या है? तो IUCN का स्टेटस है सुभेद्य, वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, सुभेद्य है, ओके। और साइट्स एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है, साइट्स, CITES। इसकी 3 अपेंडिक्स होती हैं। जो अपेंडिक्स 1 होती है, यानी कैटेगरी एक प्रकार की मान लो, अपेंडिक्स 1 होती है, उसमें जो भी जीव जंतु या फिर वनस्पति है, यानी फ्लोरा और फाना दोनों को कवर किया जाता है। जो भी ज़्यादा संकट है तो अपेंडिक्स 1 में रखते हैं। उनको इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की जाती, सख्त मनाही होती है। अपेंडिक्स 2 होती है तो उसमें मनाही होती है, लेकिन थोड़े लचीले प्रावधान होते हैं। अपेंडिक्स 3 में थोड़े उस दूसरे की तुलना में और ज़्यादा लचीले होते हैं। तो साइट्स है, तो साइट्स की ये जो अपेंडिक्स 2 है, ठीक है ना, अपेंडिक्स 2, तो उसमें इसको शामिल किया गया है ना, ठीक है। एक और चीज़ देख लेते हैं। जो उत्तर भारत और मध्य भारत में जो आपके शीशम पाया जाता है उसकी प्रजाति का नाम है डालबेजिया सीसू, डालबेजिया सीसू। और दक्षिण भारत की आपको पता है डालबेजिया लैटिफोलिया, ओके।
ठीक है। और जो उत्तर भारत की जो प्रजाति है डालबेर्जिया शिशु शीशम की, उसकी IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि बहुत कम संकट है, संकट के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, ओके। तो साइट्स की जो अपेंडिक्स 2 है, इनमें हमारी ये दोनों ही प्रजातियां हैं, चाहे सेंटर मध्य की हो चाहे साउथ की हो, दोनों प्रजातियां अपेंडिक्स 2 में है। ओके, ये हो गया। साइट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें 3 अपेंडिक्स होती हैं। लीगली रूप से बाइंडिंग एक ये ट्रीटी है। देखिए, वैश्विक रूप से जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उनको नुकसान ना हो, उनके इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो, ट्रेड ना हो, ठीक है, पॉचिंग ना हो, इस वजह से इसको बनाया गया है। फ्लोरा एंड फाउना दोनों कवर होते हैं। 3 प्रजातियां होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, पहली बहुत खतरनाक मतलब रिस्ट्रिक्शन होंगे, दूसरी और तीसरी। इसको कब लाया गया था? 1963 में इसको लाया गया था, स्वीकार किया गया था, और 1975 में इसको लागू कर दिया गया था अच्छे से। और बाइंडिंग का मतलब है कि जो भी देश इसके मेंबर हैं सब पे बाध्यकारी होगी, सभी मानेंगे उस बात को। ठीक है, अगर आपके क्षेत्र में ये काम हो रहा है तो आपको रोकना पड़ेगा, ये चीज़ें होती हैं। सदस्य कितने हैं? तो भारत इसका सदस्य है, और भारत सहित इसमें कुल 184 देश हैं। 184 देश हैं, भारत भी सदस्य है। ठीक है, ओके। ये तो पूरी खबर हो गई। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। PDF इसका Journey2ISPCS टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं उसी प्रकार से आपको सारी बातें बता रहा हूँ जो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हवाबाजी करनी होती तो फिर बात कर सकते थे। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है? देखो, जब रेड वुड यानी कि रेड सैंडर्स, हाँ, यानी कि लाल चंदन की लकड़ी जब दक्षिण भारत में चर्चे में थी, तो उस पर क्वेश्चन UPSC ने पूछा था डायरेक्ट। ठीक, ऐसे इस पर पूछा जा सकता है जो पैटर्न है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। उसकी प्रोसेस नहीं देखनी है, कुछ फैक्ट देखना है। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो कई सारी प्रजातियां होती हैं जो इसको फिक्सेशन में काम करती हैं, और ये क्वेश्चन UPSC का बहुत फेवरेट है। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे क्या होता है, लेग्यूमिनस कौन कौन की क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, ये पूछता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनका सिम्बायोसिस राइजोबियम के साथ रिलेशन होता है, यानी कि सह संबंध है। राइजोबियम ऐसे मान लीजिए, आप जैसे ढैंचा आपने देखा हो, आपने मूंग देखा हो, उड़द की दाल देखी हो, ठीक है, या फिर मटर देखी हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इनकी जड़ें आप देखो, जड़ें में थोड़े थोड़े ना गोल गोल आपके कुछ दानेदार चीज़ें पाई जाएंगी जड़ों में, दानेदार। तो उन दानेदार जड़ों में ही राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, वो होता है। यही क्या करता है, जो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है वो आती है जड़ों में, तो ये नाइट्रेट में बदलता है इसी को। ठीक है ना, ऐसे होता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से? पल्स हैं, ग्रेन है। पल्स और ग्रेन में जैसे पी हो गया, चिकन पी हो गया, लेंटिल हो गया, सोयाबीन। पी, चिकन पी, लेंटिन, सोयाबीन, ये पल्स होते हैं। ये भी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सभी। ऑयल सीड हो गए, यानी तेल के बीज जो होते हैं। ऑयल सीड में ग्राउंड नट हुआ, ग्राउंड नट, तो ये भी आपका फिक्सेशन करते हैं। ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। ठीक है, फॉडर क्रॉप्स हो गई, जैसे अल्फा है, क्लोवर है, अल्फा क्लोवर है। ग्रीन मैन्योर जैसे कि ढैंचा हुआ, सन हेम्प हुआ, सन हेम्प। और ट्रीज़ में पोंगामिया, प्रोसोपिस को भी खेजरी भी बोलते हैं। तो ये सब लेग्यूमिनस फसलें हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करती हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ी खबर थी, समय लग गया, अब जो खबरें हैं जल्दी हो जाएंगी। अगला देखिए, रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025 ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो उभरती हुई आपकी लीडरशिप है, बेहतरीन लीडरशिप की जाती है, उसको दिया जाता है। समाज में कुछ बुनियादी चीज़ों में आपने योगदान दिया, कुछ सुधार किया है, उस फील्ड में दिया जाता है। तो इस चीज़ में, और इसकी महत्ता आप इस बात से समझ सकते हो कि इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए, हालांकि वो बात अलग है कि इंडिया चाइना को एक ला दिया साथ साथ, तो नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। ठीक है, 1958 में शुरू हुआ था। ठीक है, अभी 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक भारतीय है संस्था और 2 लोग और हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक नाम है शाहीना अली। तो शाहीना अली आपके पड़ोस में जो मालदीव है वहाँ की हैं, और ये एक पर्यावरणविद हैं। ठीक है, शाहीना अली मालदीव की पर्यावरणविद, इनको दिया गया है रेमन मैग्सेस अवार्ड। एक है फ्लेविनो एंटोनियो, ये फिलीपींस के ही हैं।
ये मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बातों से जुड़े हैं। एक हमारे यहाँ की जो संस्था है उसका नाम एजुकेट गर्ल्स, EDUCATE, एजुकेट गर्ल्स भारत की संस्था, एक NGO है। ठीक है, अब हमें बात करनी है थोड़ा NGO बात कर लें। ये 3 बातें हो गई, इंपॉर्टेंट याद रखना। जो हमारा ये NGO है एजुकेट NGO, इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी और इसकी स्थापना की थी उनका नाम था सफ़ीना हुसैन। तो सफ़ीना हुसैन ने इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की थी और इसकी जो ये काम करता है वो राजस्थान के क्षेत्र में काम करता है। आपको पता है कि राजस्थान में महिलाओं की या लड़कियों की थोड़ा सा स्थिति काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रूढ़िवादी, हालांकि पूरे देश में ही रूढ़िवादिता है, लेकिन वहाँ थोड़ा ज़्यादा है। शिक्षा न देना, कम उम्र में विवाह कर देना, ऑनर के लिए, ये सब चलता रहता है। तो राजस्थान में लड़कियों को एजुकेशन टू जॉब, इनकी एजुकेशन इतना एम्पावर करना है कि एजुकेशन मिले, साथ ही साथ फिर जॉब मिल जाए। इस फील्ड में ये काम करती है संस्था। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो स्टेटमेंट बन सकता है UPSC, जो गलत हो सकता है, वो ये है कि यह इस पहले प्रकार का NGO है जिसको रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला। अभी तक भारतीयों को बहुत मिला, लेकिन किसी संस्था को नहीं मिला अभी तक, कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया गया। ठीक, ओके। अब रेमन मैग्सेस के बारे में देख लेते हैं, फिर ये देख लेंगे किन किन भारतीयों को मिला। ठीक है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार क्या है? देखो, रेमन मैग्सेस एक नाम है। फिलीपींस के एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुआ करते थे, काफ़ी लोकप्रियता थी। इस बात से भी समझा जा सकता है कि उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, वर्ष 1970 से 1947 के बीच में। तो वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उनकी ही याद में दिया जाता है। और उनकी 31 अगस्त को ये प्रतिवर्ष इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस समय उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है। और कहाँ दिया जाएगा? जाहिर सी बात है, जो कैपिटल होगी मनीला में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपने योगदान किया उसकी सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ उसी में एक फ़ोटो लगी होगी राष्ट्रपति की इनकी। ठीक है ना, तो इमेज होती है उसमें, तो ये सब दिया जाता है। कुल मिलाकर के 6 कैटेगरी होती है, याद रखना 6 कैटेगरी होती हैं, उनमें दिया जाता है। कौन कौन है? पहला है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विस में आपकी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सब आ जाएंगे। ठीक है, पब्लिक सर्विस आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक सर्विस में किसी ने अच्छे काम किया हो तो गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज। तीसरा है कम्युनिटी लीडरशिप, किसी ने कम्युनिटी लीडरशिप दिखाई हो अच्छे से। ठीक है, पत्रकारिता, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे रवीश कुमार को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इमरजेंट लीडर, जो उभरती हुई लीडरशिप है, जो कि व्यापक बदलाव कर सकती है या करती है, वो दिया जाता है। अब इसमें ये और देख लेते हैं कि किन किन लोगों को दिया गया है हमारे यहाँ पे। देखिए, भारत में सबसे पहले वर्ष 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। और विनोबा भावे के उनका जो अविस्मरणीय जो योगदान, भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था तेलंगाना के पोचमपल्ली से, उसके लिए। दूसरे थे जयप्रकाश नारायण, 1965 में इनको दिया गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1965 में। पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है ना, समाज सुधार में जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अरोड़ा रॉय को दिया गया वर्ष 2000 में। इन्होंने RTI के लिए बहुत मेहनत की, बहुत प्रोटेस्ट किया, राइट टू जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो अरोड़ा रॉय इनको दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को भी मिला है वर्ष 2006 में, अरविंद केजरीवाल को पब्लिक सर्विस में मिला है। पी साईनाथ हुए, पी साईनाथ, इनको वर्ष 2007 में मिला पत्रकारिता के क्षेत्र में। उसके बाद में 2007 के बाद 2019 में रवीश कुमार को मिला था। रवीश कुमार को किस में? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। अब जाकर के जो एजुकेट संस्था है कि गर्ल्स को पढ़ाने वाली, एजुकेट गर्ल्स राजस्थान की, उसको दिया गया बस 2025 में। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहले प्रकार का NGO है जिसको दिया गया है। ठीक है, दोनों खबरें इन डेप्थ आपने अच्छे से कर ली। अगली जो तीसरी खबर है, वीडियो को लाइक कर देना अगली, और कमेंट भी कर देना। अगली जो खबर है वो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। देखिए, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, देखिए इन शॉर्ट देखें अगर, तो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को 3 रियासतों को छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई से उसको शामिल किया गया। आपका जो है जूनागढ़ है, उसमें जन्म संग्रह किया गया था। वहाँ का जो नवाब था महाबत खान भाग गया था। ठीक है, और जो आपका जम्मू कश्मीर है, महाराजा हरी सिंह थे, विलय पत्र पे साइन किया, उनको मिलाया। ठीक है,
उसके बाद में वहाँ पे एक संविधान सभा बनी और उसने स्पेशल कैटेगरी उसको दिया था 370 और आर्टिकल 35A के माध्यम से, ठीक, आर्टिकल 35A और 370। बस 2019 में इसको एब्रोगेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन उसी समय ये भी सरकार ने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी जो जम्मू कश्मीर है उसको स्टेट की दर्जे को रिस्टोर कर देंगे, यानी कि स्टेट का, राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा, जैसे जम्मू कश्मीर था पहले, जैसे यूपी है, बिहार है, अन्य राज्य हैं, वैसे ही। क्योंकि अभी तो यूटी बना दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो जम्मू कश्मीर को एक राज्य के दर्जे के रूप में भारत सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दावा किया था, कहा था कि भरोसा करिए हम कर देंगे, ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, अभी तो अक्टूबर 2024 में चुनाव भी हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में लास्ट में कहा था कि चुनाव हो जाना चाहिए यहाँ तक, अक्टूबर तक, तो चुनाव करा लिया गया, सरकार बन गई बाकायदा, सब ठीक हो गया। अब एक व्यक्ति है, उनका नाम है जहूर अहमद भट्ट। तो जहूर अहमद वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एक केस आया है। तो जहूर अहमद ने एक उसमें याचिका की कि देखिए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का भारत सरकार ने वादा किया था, वो अपने वादे से मुकर रही है, कोई डेडलाइन भी नहीं बता रही कि कब करेंगे। तो ये एक, क्योंकि संघवाद, ये संघवाद का विषय है। संघवाद का मतलब होता है कि दोहरी सरकार, सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, ये संघवाद का उल्लंघन है, इन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन। आपने जम्मू कश्मीर की आवाम से ये वादा किया था कि हम आपके राज्य को दर्जे को रिस्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो नागरिकों के साथ धोखा है। दूसरा, संघवाद का उल्लंघन, और संघवाद जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल हिस्सा है, एक पार्ट है, एक भाग है ना। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि केशवानंद भारती में दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इसमें कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, राज्य का दर्जा देना एक संवैधानिक अनिवार्यता है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसरी है, ठीक है ना, नेसेसरी है कि संवैधानिक दर्जा तो देना ही है, लेकिन कब देना है, क्या देना, ये भारत सरकार तय करेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस मामला इतना ही था कि जब ये केस है, जहूर अहमद केस है, याद रखना, जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा कि संघवाद का उल्लंघन है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, संवैधानिक आवश्यकता है, इसको करना ही होगा, लेकिन रिस्टोरेशन कब करेगी तो गवर्नमेंट तय करेगी इस बात को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जम्मू कश्मीर के विषय में और ज़्यादा जानना है तो आप डिटेल में उसको पढ़िएगा, समझिएगा। जो मेन चीज़ थी मैंने क्रक्स आपको बता दिया। अगली खबर है किलर व्हेल्स को लेकर। किलर व्हेल, जो व्हेल मछली होती है वो, देखो, किलर व्हेल एक ऑर्कास प्रजाति की एक मछली मान लो, ऑर्कास, ORCAS, लेकिन याद रखना ये किलर व्हेल है, तो व्हेल का मतलब व्हेल नहीं है, ये डॉल्फिन है, याद रखना। ऐसे पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में किलर व्हेल क्या है, एक व्हेल है, ऐसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो ये क्या है, डॉल्फिन है, किलर व्हेल ऑर्कस प्रजाति की है, और क्या है, एक डॉल्फिन है। ये दुनिया भर के समुद्रों में पाई जाती है। स्टेटमेंट ये भी बन जाता है कि ये पूरी दुनिया में पाया जाता, तो हमें लगेगा कि तो एक तो यूनिवर्सल की बात कर रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं नहीं होगी तो गलत हो सकता है। तो ये पूरी दुनिया के समुद्रों में पाया जाता है, याद रखना। अगला है इसी में चीज़ें कि इसमें जो सबसे बुढ़ी जो डॉल्फिन होती है वो पूरे ग्रुप को लीड करती है। जैसे कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था, दक्षिण भारत के जो हाथी होते हैं उनसे आया था, हाथियों से आया था, दक्षिण भारत या उत्तर भारत कहीं भी, लेकिन हाथियों से आया था, जिसमें एक स्टेटमेंट था कि इनको मादा नेतृत्व करती है। तो हाथियों में भी हथनी नेतृत्व करती है, यहाँ पर भी ये करती है, हाँ ठीक है। और इंसानों में हालांकि अभी पुरुष नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पे, भारत में तो यही है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, तो सफ़ेद सफ़ेद होती है और वाइट होती है, सॉरी सफ़ेद होती है और ब्लैक होती है, वाइट एंड ब्लैक दोनों कलर होते हैं उसके, ठीक है। ये IUCN की जो स्टेटस लिस्ट क्या है, तो डाटा इनसफिशिएंट है, यानी कि हमारे पास डेटा ही नहीं है कि कहाँ पर ये है, कहाँ नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं। जब डेटा नहीं होता है तो एक लास्ट कैटेगरी होती है कि इनसफिशिएंट डेटा, अपर्याप्त डेटा है ही नहीं हमारे पास, हम क्या बताएं, है ना। एक और इसकी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अंडर वाटर साउंड पर ये सर्वाइवल करती है। मतलब क्या है, ये समुद्र है उसके नीचे रहती है, अपनी आवाज़ छोड़ती है, साउंड छोड़ती है, साउंड जाता है और कहीं ऑब्जेक्ट होगा उससे टकराता है और वापस आ जाता है, इन्हें पता समझ में आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मछली है, कोई हमारे खाने पीने की चीज़ है, ठीक है ना। तो ऐसे वो करती है, तो समझ गए, तो इससे वो काम कर रही है, ठीक है। अगली एक हो इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात आ रही है। देखिए
ट्रंप ने जब से 50% टैरिफ लगाया है तब से सारी बातें बिगड़ चुकी हैं हमारे और जो अमेरिका है उसके संबंध 1970 से भी ख़राब ज़्यादा हो चुके हैं, सीधी सी बात है। तो ऐसे में देख रहे हो कि ऐसे में रूस है, चीन है, भारत है, ये सब एक साथ आ रहे हैं, SCO हो चाहे ब्रिक्स हो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी SCO की बैठक हो रही है एक जगह है चीन में, तियानजिन। तो चीन में एक जगह है तियानजिन, वहाँ पे SCO की बैठक हो रही है, ठीक। तो SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। अभी वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं शी जिनपिंग, उनसे भी बात हो रही है, ठीक है। और बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि हमारे बीच में जो बॉर्डर पे डिसंगेजमेंट है वो चल ही रहा है, ठीक है। मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दे ही दी है, होने लगी है। कई प्रकार के मिनरल्स हैं उस पर भी बैन हटा दिया चाइना ने, भारत में आने लगे हैं, ट्रेड हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो भारत और चीन का में जो ट्रेड हो रहा है $100 बिलियन से ज़्यादा होता है, करीब 120 बिलियन डॉलर का होता है, जिसमें $100 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमें है। यानी कि 120 रुपये का अगर ट्रेड हो रहा है हमारे आपके बीच में, हमारे चाइना के बीच में, तो चाइना से हम 100 रुपये की चीज़ें खरीद रहे हैं, हम बेच केवल 20 ही रुपये की पा रहे हैं, 20 की भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हम 1 से 10 की खरीद रहे हैं और 10 रुपये की बेच पा रहे हैं। तो 10 घटा दो 1 से 10 में से 100 रुपये, तो 100 रुपये शुद्ध रूप से घाटा हमें हो रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट है। तो दोनों में बात हुई तो दोनों लोगों ने कहा है कि ठीक है, ऐसा भी कुछ चीज़ें जो भी हो सकती हैं देखा जाएगा, ताकि आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा ना हो, उसको कम किया जाएगा, ठीक है। रूस में भी खुश है कि ठीक है हम लोग एक साथ आ रहे हैं। और अगली जो अभी जो आपकी बैठक थी इसकी ब्रिक्स की, कजान में हुई थी रूस में, तो ब्रिक्स ने ये कहा था कि हम अपनी एक करेंसी लाएंगे। ब्रिक्स देशों ने कहा था हम करेंसी लाएंगे। उसी समय ट्रंप भड़क गया था, उसने कहा था अगर आपने डी-डॉलराइजेशन किया, डी-डॉलराइजेशन का मतलब है कि डॉलर को कमज़ोर किया, तो हम आप एक को भी नहीं छोड़ेंगे, ब्रिक्स में कोई भी हो, ये कहा था। और तब से लेकर वो भड़काई कई सारे मुद्दों पे फिर भड़का रहा। आपने देखा होगा चाहे तेल का मामला हो रूस से, चाहे हमने उसके एसेट को नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान में, चाहे मतलब, और जो उसने ये कहा ट्रंप ने कि हमने वॉर को रुकवा दिया पाकिस्तान और इंडिया में जो हो रहा था, तो वो भी हमने खारिज कर दिया, नहीं है आपका कोई योगदान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिससे वो भड़का हुआ है। हमारा मार्केट भी हम नहीं दे रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर का मार्केट है ना, आपकी फार्म इंडस्ट्री है, आपकी डेयरी इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। इसका जो PDF जरूर देख लिया करिए इसका, है ना। प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है, 2 पेज का नोट्स होता है, उसको देख लिया करिए, आपका प्रॉपर चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी। इसको सेव करके रख लीजिए। देखिए भाई, इसमें मेहनत पड़ती है, करीब ये जो तैयार होता है ये करीब 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे में ये प्रोसेस 2.5 से 3 घंटे लगता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए करिए, कमेंट प्यारा कर दीजिए बढ़िया से, ठीक है। और इसको PDF को देख लिया करिए, ठीक, ओके। ये चीज़ हो गई। आपको ये एक चीज़ इसमें से ये बतानी है, ये बतानी है कार्बन सिंक के बारे में क्वेश्चन लास्ट में मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कार्बन सिंक सबसे ज़्यादा कौन करता है? कार्बन सिंक में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? समुद्रों का है या फिर जो वन पारिस्थितिकी होती है, यानी जो जंगल होते हैं, चाहे अमेजन के हो चाहे वो हो, जंगल सबसे ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, या फिर समुद्र करते हैं? तो कार्बन सिंक बड़ा कौन है, समुद्र या फिर ज़मीन, यानी कि आपके जो जंगल हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।